तो देखिए अब हमने जो डिस्कस करना है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, देखिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर जो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि उनके रिलेटेड कोई ना कोई एक आधा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आ जाता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता क्या है। तो कहा जाता है कि इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to sum of all anti-clockwise moment। क्लॉकवाइज मोमेंट, देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर दूं प्लीज। जब कभी भी आपको ये प्रिंसिपल मूवमेंट लिखने को आ जाए तो सबसे पहले आपने हमेशा ये लिखना है कि इन इक्विलिब्रियम, ये टर्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक यहां पर एक स्केल कंसिडर कर लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे अभी शो किया आपको। तो ये है इसका पिवट पॉइंट। अब इस पिवट पॉइंट पर मान लीजिए लेफ्ट साइड पे मैं एक आपका वेट रख देता हूं, और जो वेट है वो क्या है आपका W1, और पिवट पॉइंट से जो इसकी लेंथ है वो हमारी x1 है। उसी तरह अब मैं राइट साइड में एक और वेट रख देता हूं जिसका जो वेट है वो मान लेते W2 है, और पिवट पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस या उसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं x2 है। तो व्हेन आई से इन इक्विलिब्रियम, तो इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये जो स्केल आप यहां देख रहे हो ये एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ना ही ये रोटेट कर रहा है ना ही कहीं पे मूव कर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन कब हमें अचीव होगा? देखिए ऐसा सिचुएशन हमें सिर्फ तभी अचीव हो सकता है जब इस W1 के द्वारा बनाया गया एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस W2 के बनाए हुए क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ ये बैलेंस हो जाए, या नेट टॉर्क की वैल्यू यहां पे 0 हो जाए। तो मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि अब जब आपका W1 x1 जो कि एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो आपका W2 x2 के बराबर हो जाए जो कि एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो आपका इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल करके ही हम कई सारे अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी आप टेंशन ना लें, इस ये जो टॉपिक आपने अब यहाँ पे पढ़ा है, अगर आप इसकी एप्लीकेशंस को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो 110% यार आपको पहले न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। जैसे आप न्यूमेरिकल्स कर लेंगे देखना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए अब हम जल्दी से वो न्यूमेरिकल्स को करते हैं। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल के साथ। तो इस न्यूमेरिकल में कहा जाता है द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O इज 10 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए पहले हमें हमेशा वो लिखना चाहिए जो दिया हुआ है। देखिए जब आप इस चीज को पढ़ेंगे ना तो पढ़ते साथ आपको पता क्या लगेगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो 20 न्यूटन दिया हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात ध्यान रखें, जब कभी भी हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो उसके यूनिट को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूनिट से हम बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी हमें दिया गया वो एक्चुअली में क्या है। अब जैसे हमें पता है कि जो न्यूटन है वो फोर्स का यूनिट होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें दिया गया है फोर्स यहां पे दिया गया है 20 न्यूटन, और जो टॉर्क है इस केस में हमें 10 न्यूटन मीटर हमें दिया हुआ है। अब अगर आप टॉर्क के फॉर्मूले को जानते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमें दिया है 20 न्यूटन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं r सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, और जो टॉर्क है वो हमें 10 न्यूटन मीटर दिया है। अब आप r फाइंड करेंगे तो ऑब्वियस है 10 को आप डिवाइड कर देंगे, 10 न्यूटन मीटर को आप डिवाइड कर देंगे 20 न्यूटन के साथ। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, 0.5 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में कहता है अ नट इज ओपन बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, सो इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन, सो फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। देखिए सबसे पहली बात, ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें मिनिमम फोर्स या लीस्ट फोर्स बोल दिया जाए
तो उसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई भी एक मान लीजिए स्केल है और यहाँ पे मैं उसका पिवट पॉइंट कर देता हूँ, मतलब इसको फिक्स पॉइंट यहाँ पे कर देता हूँ। तो अगर मैं कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ विद सडन फोर्स एफ, मान लीजिए एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पिवट पॉइंट, तो अगर आप चाहते हो कि टॉर्क उतना ही रहे लेकिन फोर्स की वैल्यू कम हो जाए, तो वो सिर्फ तभी की जा सकती है अगर इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने का मतलब है कि मैक्सिमम ही कर दिया जाए। तो जितना दूर मैं किसी फोर्स को अप्लाई करूंगा उतना ही मिनिमम फोर्स आपको वहां पर अप्लाई करनी पड़ती है। तो जब कभी लीस्ट फोर्स की बात आ जाए, मिनिमम फोर्स की बात आ जाए, तो समझ जाए कि आपने जो फोर्स अप्लाई करी है वो सबसे एक्सट्रीम एंड पे आपने अप्लाई करी है। तो अब आप देखिए ये कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट के अंदर हम कर देंगे इसको। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है लेंथ। जैसे रेंच है तो रेंच का एक लेंथ समझ लीजिए, बट लेंथ जो दी है वो 25 सेंटीमीटर में दिया और हमें पता है कि हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट हम उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे और हमारा आंसर 0.25 मीटर हमें मिल जाएगा। इसके बाद मुझे फोर्स दी गई है, फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। और अगर मुझे टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, आप जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन इंटू 0.25 मीटर। सॉल्व करेंगे तो आपका 2.5 न्यूटन मीटर आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या कहता है, कहता है कि अ व्हील है, उस व्हील का जो डायामीटर है वो डायामीटर हमें यहाँ पे 2 मीटर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि बी से लेके ओ तक 1 मीटर है और ओ से लेके ए तक भी हमारा 1 मीटर है, क्योंकि ये एक रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले वो कहता है कि मुझे टॉर्क कैलकुलेट करो अबाउट द सेंटर ओ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। प्लीज बात को समझे, जब भी हमें मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करनी होती है, जिस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करने को बोलता है, हमें हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी पॉइंट तक लेना होता है। इसलिए जब हम इस केस में कह रहे हैं कि अबाउट पॉइंट ओ, तो इसका मतलब यह है कि जहां पर आपका फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट की यहां पे बात हो रही है, आपको इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही आपने मेजर करना है, जो कि इस केस में 1 मीटर है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कर दिया बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सिर्फ बी ओ लूंगा मैं। तो फोर्स आपका 2 न्यूटन हो गया एंड बी ओ आपका 1 मीटर है। तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा बेटा 2 न्यूटन मीटर। लेकिन जब कभी भी आपको एक ऐसा पिक्चर दिया जाता है तो उस केस में आपको बताना पड़ता है कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज वो एक मैंडेटरी टर्म बन जाती है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, देखो कईयों को अभी भी कंफ्यूजन रहती है कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो याद रखें उसके लिए हमेशा मूव करें फोर्स की डायरेक्शन में और फिर टर्न हो जाए हमेशा पिवट पॉइंट की तरफ। तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, जो कि साफ दिख रहा है कि क्या है, एक क्लॉकवाइज है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज लिखूंगा। इस तरह से आपका पार्ट 1 हो जाता है। पार्ट 2 के लिए अब वो कह रहा है कि द पॉइंट ए, तो मतलब अबाउट पॉइंट ए बोल रहा है, अबाउट पॉइंट ए बोल रहा है आपका। अब क्योंकि ये अबाउट पॉइंट ए आपका बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है वो आप अपना ए बी लेंगे। मतलब अब आपने अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा फोर्स इंटू बी ए, क्योंकि बी आपका फोर्स वाला पॉइंट है और ए वो पॉइंट है जहां पर आपने इसको, मतलब जिस पॉइंट को आप अपना पिवट पॉइंट मान रहे हो। तो 2 न्यूटन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मीटर के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर। आप देख सकते हैं ये आपका एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए साथ में मैं क्या लिख दूंगा, इसमें क्लॉकवाइज लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ये थर्ड वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हो। बात करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की। अब फोर्थ न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक फिगर दी गई है जो आप देख सकते हो। उस फिगर के अंदर कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट पॉइंट O। सो F1 कितना है, 5 न्यूटन। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है O से कितना है, 2 मीटर। तो बस जी यही आपका आंसर भी है। तो देखिए अब मैं निकाल रहा हूं द मोमेंट ऑफ फोर्स, द मोमेंट ऑफ
फोर्स F1 अबाउट पॉइंट O। सो वो हो जाएगा आपका 5 न्यूटन, ये फोर्स है और साथ में AO से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। और एक बार हम ध्यान से डायरेक्शन को भी देख ले। वी हैव टू मूव अलोंग द फोर्स एंड टर्न टुवर्ड द पिवट पॉइंट, जो कि इस बार इसके लेफ्ट में है। सो आप देख सकते हो कि ये जो बॉडी है कैसे टर्न करना चाहती है, कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना चाहती है। और इसी वजह से मैं साथ में क्या लिख दूंगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आपने ए पार्ट करना था। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, उस कंडीशन में अगर मैं अभी कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स F2 निकालना है अबाउट पॉइंट O। सो मैं लिख लेता हूं पहले द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O। तो मतलब है कि F2 और O के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो F2 आपका ये रहा, ये पिवट पॉइंट है, और ये है आपका वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इस केस में 4 मीटर है। इसलिए आप यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे आप करेंगे दैट इज फोर्स F2 इंटू OB मैं इस बार लूंगा। F2 की वैल्यू 3 न्यूटन है, OB यहाँ पे 4 मीटर है। आपका आंसर जो है वो आएगा 12 न्यूटन मीटर। एंड अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इफ यू मूव अलोंग द फोर्स एंड टर्न टुवर्ड द पिवट पॉइंट, तो आपको दिखता है ये क्लॉकवाइज है। इसी वजह से हम यहां पर क्या लिख देंगे, साथ में क्लॉकवाइज लिख देंगे। थर्ड पार्ट के अंदर पता क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कहता है कि बताइए टोटल मूवमेंट क्या होगा। देखिए टोटल मूवमेंट के अंदर हमें सब मूवमेंट्स को आपस में ऐड करना होता है, बट प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, तो हम इस पे प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस कर देंगे दूसरे टॉर्क को, बट उसमें क्लॉकवाइज लिखा है तो यहाँ पे माइनस डाल दिया जाएगा। बस ये मतलब होता है। आप देख सकते हो ये 10 न्यूटन मीटर बना, माइनस 12 न्यूटन मीटर बना, आंसर -2 न्यूटन मीटर आ गया। अब इसको मैं लिखने चाहूं तो लिख सकता हूं ना 2 न्यूटन मीटर साथ में क्लॉकवाइज, क्योंकि माइनस साइन जो है वो क्लॉकवाइज के लिए होता है। और बस इस तरीके से आपने अपना ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेना था। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम अपना फिफ्थ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है आपका फिफ्थ। इस न्यूमेरिकल को मैं देखते बता सकता हूं ये कपल फोर्स का न्यूमेरिकल है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाली फोर्सेस हैं और वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना हो या मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करना हो, एक ही बात होती है, तो वो होता है आइदर फोर्स, मतलब इन दोनों में से कोई भी फोर्स आप ले सकते हो, इनटू कपल आर्म। क्या होता है, कपल आर्म। अब कपल आर्म क्या होता है, ध्यान से देखिए। कपल आर्म मतलब है ए बी, मतलब ये कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो सारा का सारा हमें लेना होता है। इसलिए यहां पे आ जाएगा 10 न्यूटन और साथ में आ जाएगा 4 मीटर, आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर। और अगर मैं थोड़े से ग्राफ को ध्यान से देखूं, मतलब सॉरी पिक्चर को ध्यान से देखूं, तो ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है, तभी तो ये कपल फोर्सेस है ना। तो यहां पे साथ में क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो ये कितना सिंपल है और कितने आसानी से हम ये कर सकते थे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 की। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 में सबसे पहला पार्ट क्या है, मैं आपको ना ये आराम आराम से करवाना चाहता हूँ। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, काफी बढ़िया आपका न्यूमेरिकल है। देखिए मेरे पास क्या है, एक ए पॉइंट है, उस ए पॉइंट पर आपका एक फोर्स सेलेक्ट कर रहा है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं F1 लिख रहा हूं, बट इस F1 की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन है। सेंटर पॉइंट आपका O दिया हुआ है। फिर यहां पर एक पॉइंट B है जहां पे एक और फोर्स आपकी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिर्फ आपको समझाने के लिए F2 लिख रहा हूं, बट ये भी आपका 10 न्यूटन ही है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर की ली जा रही है। तो उसने क्या बोला क्वेश्चन में, कहता कि मुझे रिजल्टेंट मूवमेंट बताइए। रिजल्टेंट मूवमेंट का मतलब होता है नेट टॉर्क। तो रिजल्टेंट मूवमेंट अगर मुझे निकालना है, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू मोमेंट अबाउट, नहीं मोमेंट नहीं कहूंगा मैं, ऐसे लिखता हूं मैं कि टॉर्क
ड्यू टू F1 अबाउट पॉइंट ए प्लस टॉर्क ड्यू टू F2 अबाउट पॉइंट ए। अब आप बात को समझे प्लीज। अगर मुझे ए पॉइंट पर नेट टॉर्क निकालना है तो मुझे दोनों फोर्सेस का टॉर्क निकालना पड़ेगा अबाउट पॉइंट ए। लेकिन जब मैं F1 की बात करता हूं तो जो F1 है वो मेरा ए पॉइंट से ही पास होके जा रहा है, इसलिए इसका कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं है फ्रॉम पॉइंट ए, जिसकी वजह से ये टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ध्यान से बात समझे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये एक प्लैंक है, ये मेरा पिवट पॉइंट है, अगर मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, बट अगर मैं इसको खिसका के यहां ले आऊं तो अब सिर्फ इतना ही रह जाएगा। अगर मैं इसके थ्रू ही पास कर दूं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ही नहीं, तो इसकी वजह से टॉर्क भी नहीं होगा। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे आपका दरवाजा है, दरवाजों में हिंज होती है, हिंज पे धक्का लगाइए तो क्या आपकी पूरा दरवाजा खुल जाएगा? आंसर है नो। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हमें F1 की वजह से कोई टॉर्क नहीं मिलेगा, बट F2 की वजह से मिलेगा। और F2 की वजह से कैसे मिलेगा? F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लूंगा मैं B2A लूंगा। अब B2A का मतलब ये नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। B2A का मतलब होता है इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर लेंथ है मैं वो लूंगा, ये लेंथ नहीं लेंगे। बात को समझें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है हमेशा। ठीक है, तो ये फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए तक जो कि 50 सेंटीमीटर है। तो F2 आपका 10 न्यूटन आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 50 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 कर देता हूं, जिसकी वजह से ये 5 न्यूटन मीटर आपका बन जाएगा। और जिसको मैं यहां पे लिख सकता हूं क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि अगर मैं नीचे जाऊंगा और टर्न करूंगा पिवट पॉइंट की तरफ तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट को शो करता है। सो इस तरीके से आपने अपना जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट करना था। अच्छा, लगता है मुझे फिर यहीं पे दोबारा नेक्स्ट करना पड़ेगा। चलो कर देता हूं, कौन सी बड़ी बात है। ये बात तो समझ में आ गई ना। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, हम सब कुछ बी पॉइंट के लिए करेंगे। क्या करेंगे? सब कुछ अपना बी पॉइंट के लिए करेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं यार, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं हमारे लिए। तो अब हम निकालेंगे अबाउट पॉइंट बी, तो मतलब टॉर्क ड्यू टू F1 अबाउट पॉइंट बी एंड टॉर्क ड्यू टू F2 अबाउट पॉइंट बी। जितने भी फोर्सेज होती हैं सबका हमें नेट टॉर्क निकालना पड़ता है एंड तभी जाकर हम अपना आंसर निकाल पाते हैं। ठीक हो गया, मैं इसको यहां पे अब इरेज कर देता हूं। चलिए, तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि अगर मैं अब टॉर्क की बात कर रहा हूं, टॉर्क ड्यू टू F1 अबाउट पॉइंट बी, तो पिछले केस में वो जीरो था इसलिए क्योंकि वो ए पॉइंट से जा रहा था, बट इस केस में ये मेरा F1 है, पॉइंट बी ये रहा, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। तो यहां पे F1 इंटू ए बी आ जाएगा। ए बी मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये लेना है मेरे को, प्लस। लेकिन अब मैं अगर F2 की बात करूं तो ये फिर से बी पॉइंट से ही होके जा रहा है, मतलब उसी पॉइंट से होके जा रहा है जिसके विद रिस्पेक्ट टू मैं टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं इसके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए साइड वाइज देखना पड़ता है, और क्योंकि वो उसी पॉइंट से जा रहा है तो साइड वाइज कोई डिस्टेंस है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए F2 इंटू क्या आ जाएगा, 0। सो फाइनली हमारा आंसर तो वही है कि F1 इस केस में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे और 50 सेंटीमीटर को 50/100 कर दूंगा मैं। आंसर आपका फिर से 5 न्यूटन मीटर जो है क्लॉकवाइज आपका आ जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, बट बात को समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहां पर। क्लियर हो गया? अब आखिरी में रह जाता है कि अबाउट पॉइंट ओ जो है वो हमें कैलकुलेट करके दे दीजिए। आराम से किया जा सकता है, आप चाहें तो दो तरीके से कर सकते हो। आप टॉर्क ड्यू टू F1 निकाल लीजिए, टॉर्क ड्यू टू F2 निकाल लीजिए, अबाउट पॉइंट ओ ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका जो मुझे पसंद है, हम यहाँ ये देख सकते हो ध्यान से, ये कपल फोर्सेज बन चुकी हैं, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हमारी एक्ट कर रही हैं। तो कपल फोर्सेज में क्या बताया था कि ईदर फोर्स इनटू कपल आर्म। कपल आर्म क्या होता है? दोनों फोर्सेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि 50/100 करेंगे फिर से, तो आंसर आपका 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आ जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ये वो मेथोडोलॉजी है जिससे ये वाला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करा था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे अपने आज के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। कहते हैं स्टीयरिंग व्हील, जिसका डायमीटर, एक स्टीयरिंग व्हील हमें दिया गया है। सो दिस इज अ स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें कलाकारी भी कर देते हैं। तो ये मान लीजिए स्टीयरिंग व्हील है, वैसे मर्सिडीज का लोगो ही बन गया। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा डायमीटर है वो है
0.5 मीटर and is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 6 न्यूटन का। सो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि ये स्टीयरिंग व्हील आपको दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज है तो फोर्स आपका बच्चे ऐसे बनेगा, ये आपका 6 न्यूटन है, और डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट यहाँ पर हमने इधर की तरफ अपना 6 न्यूटन जो है वो अप्लाई किया हुआ है। डायग्राम बनाने की बात कर रहे हैं, डायग्राम आपके सामने है, कलाकारी चाहे मत करिए बट एटलीस्ट सर्कल आप जरूर बनाइए। अब वो कहता है इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। देखिए यार, कपल फोर्स का फिर से आपका एग्जांपल बन रहा है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज है सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे आप देख सकते हो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कुछ नहीं है, डायमीटर ही है, और डायमीटर की वैल्यू 0.5 मीटर हमें दिया हुआ है। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है यार, आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है बेटा, आपके पास फोर्स, इधर फोर्स या फिर आइदर फोर्स बोलते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी डाल दीजिए, 6 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का 0.5, जिसको हम कपल आर्म भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 न्यूटन मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इसने वैसे तो बता ही दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन आप चाहें तो साथ में एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ये वाले न्यूमेरिकल करने हैं। आज बस हम इतना ही करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके जो बाकी के न्यूमेरिकल्स है वो आपको कवर कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।